सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी ना इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन है, डेटा आपको 3 4 5 चीजें दे रखी है, लेकिन रेशो देखो वो अलग अलग रेशो पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये 3 रेशोज पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा को रजिस्टर पे लिखता हूँ। ठीक है, इन सारी आइटम्स को रजिस्टर पे लिखता हूँ और फिर एक एक करके हम सारी रेशोज को सॉल्व करेंगे। सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो भाई मैं दिसंबर में ना बिगनिंग में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 12th का। ठीक है, तो एक बारी ड्यूरेशन समझ लेते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा दिसंबर बिगनिंग में और आखिरी डेट जो होगी कोर्स की वो रहने वाली है टिल द डेट ऑफ योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम जिस भी दिन होगा उस दिन तक ही आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करने में, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप एक मैसेज भेज दो और सारी कोर्स डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गिवन डेटा देखो मैंने क्वेश्चन का लिख लिया। करंट एसेट्स 40 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, तब अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ डेटा देखकर मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या आता है, डेट आता है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डेट इक्वल्स टू 40 लैक्स। ठीक है, 15 लाख और 25 लाख को ऐड करा तो डेट कितना आ गया, 40 लाख। ठीक है, और डेट का मतलब यही होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, एज्यूम्ड होता है। ठीक है, तो डेट आ गया। अब हमारे को बहुत सारी रेशियोज पूछ रहे हैं, तो एक तो आपको इक्विटी पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्विटी पता होनी चाहिए, और इक्विटी पता लगाने के लिए ना मैं रफ में एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। दिस इज प्योर रफ वर्क। ठीक है, वर्किंग नोट भी नहीं है, प्योर रफ वर्क है। तो मैं रफ वर्क में एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। मैंने लिखा लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमें बनानी पड़ सकती है बैलेंस शीट जगह जगह। तो यहाँ पर क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, और एक आता है यहाँ पे करंट एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आती हैं, टोटल एसेट्स, जो हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो टोटल होता है ये इक्वल होता है लेफ्ट साइड यानी कि लाइबिलिटीज के टोटल के। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको लाइबिलिटीज में इक्विटी मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाली डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, डेट मतलब एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। और एक आपको लिखनी है यहाँ पे करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के। ठीक है, मतलब ये टोटल और ये टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब फिल करते हैं। नॉन करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये 40 लैक्स मैंने यहाँ लिखा। करंट एसेट्स देखो सबसे ऊपर गिवन है 40 लैक्स, ही मैंने यहाँ लिखा। तो मेरे पास टोटल आ गया 80 लाख। तो ये जो आपके पास है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, टोटल एसेट्स बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐड करने पे आ गया तो ये टोटल एसेट्स आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे आया हमारे पे टोटल एसेट्स। इक्विटी मुझे नहीं पता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। डेट मेरे को पता है 40 लैक्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और करंट लायबिलिटी देखो मुझे पता है 20 लाख, क्वेश्चन में गिवन है, ये 20 लाख गिवन है। अब आप खुद सोचो, ये जो टोटल है ये टोटल किसके इक्वल होगा, इक्विटी और लायबिलिटीज के टोटल के। तो यहाँ पर इक्विटी अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे इक्विटी नहीं पता, तो कितनी होगी, इन तीनों का टोटल कितना है, 80। तो ये डेट 40 है, ये 20 लैक्स है, तो ये 60 है। तो 60 में क्या ऐड करें कि 80 है, यानी कि इक्विटी कितना आ गया, 20 लाख आ गया। ठीक है, तो इसी बैलेंस शीट को देख देख कर आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं फॉर्मूलेज, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसी बैलेंस शीट को देख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं टोटल एसेट्स निकाल लेता हूँ। तो आपने एग्जाम में लिखने नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, बस यहाँ से देखकर फॉर्मूला लिख लेना। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज लिख देना, ये 40 लाख है, ये भी 40 लाख है, तो ये टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ से टोटल एसेट्स कितनी आ गई, 80 लाख आ गई। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ लिख दिया 80 लाख रुपीस। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास डेट और करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इक्विटी, देखो ये तीनों को ऐड कर रहा हूं, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 80 लाख मत लिखना, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स लिखना, ठीक है। बैलेंस शीट को देख देख कर फॉर्मूला बना लेंगे। तो इक्विटी की जगह इक्विटी लिखो, क्योंकि मुझे ये अभी नहीं पता। देखो मैं आपको ये क्या करके दिखा रहा हूँ, ऊपर जो किया ना ये रफ था, तो इसको फेयर वर्क में किस तरीके से लिखना है वो लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विटी प्लस डेट 40 लाख, करंट लायबिलिटी 20 लाख इज इक्वल टू टोटल एसेट्स की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80 लाख, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है, यहाँ लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इक्विटी कितना आ जाएगा, इक्विटी मेरे पास आ जाएगा 80 लाख में से 60 लाख जाएंगे तो 20 लाख रुपीस, ठीक है। तो मेरे पास इक्विटी कितना आ गया 20 लाख। तो मुझे इक्विटी पता चल गया, मुझे टोटल एसेट्स पता चल गया, मेरे को डेट ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मेरे को अपने फॉर्मूलाज में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो भी वो मेरे से पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये इक्विटी है, ये टोटल एसेट्स है, और डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट है 40 लाख। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा रेशियोज कैलकुलेट करनी। तो ये 3 रेशियोज पूछ रहे हैं, जस्ट आपको वैल्यूज डालनी है। तो इक्विटी मैंने यहाँ देखा 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितनी है मेरे पास 80 लाख, तो ये मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ 80 लाख, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो ये अपने पास कितना आ रहा है, लाख से लाख कटा, 0 से 0 कटा, 2/8, 2 के टेबल से कट रहा है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 1:1 वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इसको 1:1 में क्या लिखोगे, 0.25 1:1, या फिर आप इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हो, 25%, ठीक है। परसेंटेज में आंसर लिखना हो तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो। सेकंड मेरे पास है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट मेरे पास कितना है, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये देखो ये डेट है 40 लाख। इक्विटी मेरे पास कितना है, इक्विटी मेरे पास है 20 लाख। तो ये 20 लाख 1 ज़र, 20 लाख 2 ज़र, तो अपना आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो सेकंड रेशियो भी डन है। थर्ड रेशियो देखो भाई, टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है क्वेश्चन में, 80 लाख, ठीक है, ये हमने निकाली है। तो 80 लाख से ऊपर डेट मेरे पास कितनी है 40 लाख, तो ये भी देखो 40 लाख 1 ज़र, 40 लाख 2 ज़र, तो मेरा आंसर अगेन सेम आ जाएगा 2:1। तो मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन आपको मल्टीपल रेशियोज पूछ रहे हैं, 3 रेशियोज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही 3 निकाली थी, लेकिन अब की बार डेटा डिफरेंट है। तो आपको टोटल डेट दे रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है, करंट एसेट दे रहा है और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो डेटा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो इसको भी रजिस्टर पे करते हैं, पहले डेटा कॉपी करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए। सबसे पहले तो ऊपर की दोनों आइटम्स को इग्नोर करो, नीचे की 2 आइटम्स देखो। करंट एसेट्स पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो करंट लायबिलिटी निकल जाना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल है 1.5 लाख, करंट एसेट है 7.5 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये माइनस का करंट लायबिलिटी इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 1.5 लाख पॉजिटिव है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपए आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी आपको पता चल गया। अब आप ऊपर की दोनों आइटम्स को ध्यान से देखो, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा। टोटल डेट जो होती है ना, मतलब पूरा कर्जा फर्म के ऊपर, तो जो पूरा कर्जा होता है ना फर्म के ऊपर, उसमें शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो उसके अंदर करंट लायबिलिटी भी होती है और उसमें खाली डेट भी होती है। और खाली डेट आपको पता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म। खाली डेट लिखा होना है, एज्यूम्ड होता है लॉन्ग टर्म। तो करंट लायबिलिटी प्लस डेट कितना होता है, पूरी डेट, टोटल डेट, मतलब जिसमें हर तरीके का कर्जा है। तो टोटल डेट आपको पता है कितना, 18 लाख, गिवन है क्वेश्चन में 18 लाख। करंट लायबिलिटी 6 लाख, अभी अभी निकाला, वो यहाँ लिख दो। तो अब हमारे पास ना लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वही वाला डेट है जो हमारा फॉर्मूले में यूज होना है। तो डेट कितना आ गया भैया, 6 लाख, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 18 लाख माइनस 6 लाख, और ये हो जाएगा आपके पास 12 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आपके पास डेट आ गया, आपके पास करंट लायबिलिटी आ गया, ठीक है। अब हमारे को फॉर्मूले में इक्विटी मिसिंग है, इक्विटी नहीं पता। तो मैं इसी पेज पर यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कर्जे की फॉर्म में भी हो सकती है, बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, वो हो सकता है, या फिर हम अपना पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना खुद का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कर्जा इन्वेस्ट किया तो डेट, अपना इन्वेस्ट किया तो इक्विटी, और इन दोनों का यूज कर रहे हैं, यानी कि मिक्सचर यूज कर रहे हैं, तो डेट प्लस इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 15 लाख,
डेट आपने नीचे निकाली है कितनी 12 लाख, तो यहाँ 12 लाख लिखो और अब आपके पास इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 12 लाख इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 3 लाख इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। तो आपके पास इक्विटी भी आ गया। अब आप देखो आपको सब कुछ नहीं मिल गया, इक्विटी पता चल गया, ठीक है, डेट पता चल गया, ठीक है। और हमारे को चाहिए क्या है, हमारे को अब चाहिए टोटल एसेट्स। आई थिंक टोटल एसेट्स भी चाहिए, वो नहीं पता, तो अब टोटल एसेट्स निकालते हैं। देखो टोटल एसेट्स के लिए ना आप रफ में बैलेंस शीट बना लो। बहुत बच्चों ने अगर फॉर्मूले याद कर रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बना लोगे, बट मेरी कोशिश ये है कि आप फॉर्मूले कम से कम याद करो और ऐसे रफ में बैलेंस शीट बना के आप अपने आंसर्स कैलकुलेट करो। लाइक मैं ऐसे करवाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिससे आपको याद कम करना पड़े और आपका काम आराम से हो जाए, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या आता है, इक्विटी आता है, ठीक है, यहाँ पर डेट आता है और यहाँ पर क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज आता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आती है। अब आपको पता होगा अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा लाइबिलिटी साइड का, और ये जो टोटल होता है ये दूसरी साइड के टोटल के इक्वल होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है। तो अगर मेरे को इन तीनों का टोटल पता चल जाए, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, टोटल एसेट्स के ही इक्वल ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इक्विटी मेरे पास स्क्रीन पे लिखी है 3 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट मैंने अभी नीचे निकाली है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म डेट आपको दिख रही है कितनी, 12 लाख, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 लाख, ठीक है। तो ये लिख दिया। करंट लाइबिलिटी मैंने ये निकाली है 6 लाख रुपए, तो अब मैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी लिख देता हूँ 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मेरे पास सारी आइटम्स हैं ही, तो ये 3 + 12 15 + 6 21 लाख, तो टोटल एसेट्स आ गई मेरे पास कितनी 21 लाख। तो अब ये तो रफ वर्क है, फेयर वर्क में जरा इसी को देखकर कैसे उतारना है, आपको पेपर में कैसे करके आना है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, शो कर देता हूँ। ये रफ से फेयर वर्क कैसे उतारोगे आप, इसको ऐसे लिखो, इक्विटी प्लस डेट, जो आप बैलेंस शीट में देख रहे हो उसी को जस्ट फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। आपने ये खुद से फॉर्मूला बनाया, वर्क कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, इक्विटी और लाइबिलिटीज के, लेकिन इक्विटी और लाइबिलिटीज किसके इक्वल होती है, टोटल एसेट्स के। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख दिया टोटल एसेट्स। तो 3 लाख प्लस 12 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगी टोटल एसेट्स कितनी 21 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं फेयर वर्क में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीनों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं विद फॉर्मूलाज, तो जस्ट आंसर्स निकालने रह गए, आंसर हमारा आ जाएगा तो क्वेश्चन खत्म है। वैसे मेन पार्ट तो हो ही चुके। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, जैसे भी याद किया, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, जैसे भी आपने याद किए वैसे आप लिख सकते हो। इक्विटी है 3 लाख, टोटल एसेट्स मेरे सामने निकली हुई है 21 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 लाख 1 ज़र 3 लाख 7 ज़र, तो 1/7 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो, अगर आप डिवाइड करोगे आपका आएगा ये 0.14, और हम 1:1 फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो 0.14:1, ठीक है। परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड में 100 करना और तब आपका आंसर आएगा। परसेंटेज में अगर कोई बच्चा निकालेगा तो आपका आंसर आएगा 14.29%। मेरी सजेशन रहेगी 1:1 में कर लेना, परसेंटेज में ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। 1:1 वाला ईजिली निकल जाएगा। डेट इक्विटी रेशो निकालते हैं, डेट कितनी है 12 लाख, इक्विटी आपको दिख रही है 3 लाख, तो 3 लाख नीचे, ठीक है। तो 3 लाख 1 ज़र 3 लाख 4 ज़र, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना 4:1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स 21 लाख, डेट मेरे पास कितनी है 12 लाख, ठीक है। तो नीचे आएगा 12 लाख, तो 21 लाख अपॉन 12 लाख 1:1 फॉर्मेट में करना, डिवाइड करके 1.75:1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं जूम आउट करके एक बारी कंप्लीट सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 1,20,000, ठीक है। तो आपको पहली बात ना ये आफ्टर वर्ड की वजह से ही दिक्कत आनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को जो फॉर्मूला गिवन है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे को प्रॉफिट चाहिए। हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, लेकिन आपको क्या गिवन है आफ्टर वाला गिवन है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है 40%, 15% डिवेंचर्स 1 लाख, 12% मॉर्टगेज लोन 1 लाख। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 15% होता है ना डिबेंचर के साथ, आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे अलग अलग परसेंट होता है, कभी 11%, कभी 12%, कभी कुछ, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस 1 लाख के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है। तो ये 1 लाख का 15% हमारा इंटरेस्ट होगा।
और मॉर्गेज लोन के साथ ये जो 12% लिखा है ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट गिवन है, यानी कि इंटरेस्ट कटा हुआ है, और हमें क्या चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कटने से पहले। तो इसका मतलब है इन लोन्स के ऊपर और इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑलरेडी कट चुका है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, एक एक चीज ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये चाहिए हमें, क्योंकि फॉर्मूले में बिफोर है। अब आप देखो ऊपर की दोनों आइटम्स इग्नोर करो, पहले तो ये निकालते हैं इंटरेस्ट है कितना। ठीक है, तो आप पे 15% डिबेंचर्स है, तो इस पे इंटरेस्ट हमने दिया कितना होगा पहले तो वो निकालते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं। तो 15% किसका, 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 15%, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, तो ये 0 से 0 हटेगा, तो ये 3 जीरोज, यानी कि 15,000 रुपये का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12% मॉर्गेज लोन है। ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 1 लाख का 12%, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो 1 लाख इंटू 12/100, तो अगेन ये सॉल्व करने पाएगा 12,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपको लेना है। ठीक है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स लिख लो, बोरोइंग लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, यहाँ पे डेट्स लिख लेते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 27,000। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं पूरा ना आपको स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से समझना, कह रहे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि आफ्टर का मतलब है ये चीज कट हो चुकी है। क्या कट हो चुका है कि मान लो मैंने कुछ कमाया था, मान लो मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे, एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे, तो 2 लाख रुपए में से ये इंटरेस्ट कटा 27,000 का। आफ्टर का मीनिंग है कि वो कट गया, तो इंटरेस्ट कटा 27,000 रुपए का, और फिर मैंने टैक्स भी पे कर दिया। ठीक है, फिर मैंने टैक्स भी पे कर दिया, और तब जाके मेरे पे प्रॉफिट कितना बचा है, 1,20,000 बचा है। ठीक है, ये मीनिंग होता है आफ्टर का, ये कट हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इसी ऑर्डर में आपको फॉर्मूला बनाना है। पहले इंटरेस्ट कटेगा, फिर जो अमाउंट आता है ना, इंटरेस्ट काटने के बाद जो नया अमाउंट आएगा उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, पहले जो भी आपने कमाया है, सपोज करो 2 लाख कमाया, तो 2 लाख में से ये 27,000 का इंटरेस्ट कटेगा, तो जो नया अमाउंट आएगा ना उसका 40% टैक्स हम पे करेंगे। ठीक है, और पहले हमेशा इंटरेस्ट कटेगा, तो पहले इंटरेस्ट काटते हैं, फिर उसके बाद हम टैक्स काटेंगे, और इसमें से जब इंटरेस्ट और टैक्स दोनों कट जाएगा तब मेरे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। खाली इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह ना खाली टैक्स भी बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट कट ही चुका होगा, क्योंकि टैक्स तभी कटता है अगर पहले इंटरेस्ट कट चुका हो। तो अगर कोई एग्जाम में आपको लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब भी यही है कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है। अब आप देखो भाई, इसमें आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 1,20,000, तो ये मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूं, ये तो मेरे को निकालना है ना, यही तो मेन है, ये नहीं पता, इसको मैंने x मान लिया। इसमें से मैं इंटरेस्ट काटूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना कटेगा, इंटरेस्ट है मेरे पास 27,000, इसमें से मैं 27,000 काटूंगा। अब मेरे को लगाना है टैक्स, टैक्स का रेट है 40%, तो 40% में टैक्स काटूंगा किस अमाउंट का, ओरिजिनल में से जब इंटरेस्ट कट जाएगा ना तो उस नए अमाउंट का टैक्स कटेगा, यानी कि x माइनस इंटरेस्ट कटने के बाद जो न्यू अमाउंट आएगा। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट है जो मैंने कमाया था, उसमें से मैं इंटरेस्ट काट दूंगा, तो जो नया अमाउंट आएगा उसका 40% लगाना है। ठीक है, तो ये आप पे कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। अब जस्ट आपको इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, और आप पे आ जाएगी x की वैल्यू, और वही क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो स्पीड से भी कर सकते हो यार, मैं पूरा ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार लेंदी मेथड है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटा, 2 2s और ये 2 5s। ठीक है, ये माइनस का 27,000 मैं राइट साइड पे भेज रहा हूँ, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,47,000। ठीक है, तो यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने पे ये जो बाहर लिखा है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। साइन ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस
प्लस, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना, ऐसी गलतियां मत कर देना, ठीक है। तो ये 5x माइनस 2x एलसीएम ले लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना जल्दी भी हो जाता है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इंटू 5 नीचे, इंटू 5 ऊपर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो जब दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5x माइनस 2x, ठीक है, प्लस इसको जरा काट देते हैं, 5 1 ज़र 5 5 ज़र 25 24 ज़र और 2 जीरो, 5400 इंटू 2, ठीक है, तो 10,800, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1,47,000। अच्छा, ये हो गया 3x अपॉन 5, ये 10,800 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1,36,200 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास x आ जाएगा, तो 1,36,200, ये 5 जो नीचे इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर जाके नीचे चला जाएगा। जस्ट अब हमें इसको सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करते हैं, 3 के टेबल से कट रही है, ठीक है, तो ये 3 के टेबल से काट दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45,400, फिर 45,400 इंटू 5 कर देंगे, तो ये आएगा 2,27,000, ठीक है। तो प्रैक्टिस और स्पीड की बात है, बहुत जल्दी ये कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया भाई, ये एक्स जो है क्या, ये आया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हम अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। ये आपके पास गिवन है नेट प्रॉफिट जो यूज करना है फॉर्मूले में, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स आप ऊपर निकाल के बैठे हो 27 लाख, ठीक है। मैं एक बार ही सॉल्व करता हूं, फिर लास्ट में सारा सोल्यूशन एक साथ जूम आउट करके दिखा दूंगा। तो भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिख डाला। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,27,000, ये अभी निकाला, बड़ी मेहनत करी है निकालने में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 27,000, तो ये भी हमने निकाल रखा था स्टार्टिंग में। ये 3 0 से 3 0 गई, 227 डिवाइडेड बाय 27। कोई भी इसको 10 ज़र मत काट देना, ठीक है, कहीं गलती से 10 ज़र काट दो, ये मैंने देख रखा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप काटोगे आपका डेसिमल में जाएगा, आपका आंसर आएगा 8.41 टाइम्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर किस में आता है, टाइम्स में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखाता हूँ जूम आउट करके। तो ये आपका सोल्यूशन है फर्स्ट पेज, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा सेकंड पेज पे, जिस पे हमने सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकाल दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन है। डेटा देख लो भाई, आपको क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर्स का डेटा गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स का गिवन है, डिवेंचर्स गिवन है, ये डेट्स का डेटा दे रहा है, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है ताकि हम इंटरेस्ट निकाल पाए। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक दे दिया, तो फिर ये भी डेट का डेटा है वैसे तो। और फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो इंटरेस्ट हमारे काम आ सकता है। अब यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इंटरेस्ट के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसी का मैं बता रहा था कि टैक्स ना बाद में कटता है, इंटरेस्ट पहले कट जाता है। इसका मतलब यही है जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये लाइन बोली जाए या ये लाइन बोली जाए, बात एक ही है। पहले इंटरेस्ट कटता है फिर टैक्स कटता है, तो इन्होंने बोला टैक्स कट गया। इन्होंने अगर बोला टैक्स कट गया, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। टैक्स भी इन्होंने निकाल कर दे दिया। तो डेटा तो इन्होंने सारा दे ही रखा है, जस्ट रजिस्टर पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, डेटा मैंने लिख लिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको निकालने को बोल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर निकालने को बोल रहा है ना, तो इसमें जो इक्विटी शेयर्स का डेटा है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये तो इग्नोर होगा, ठीक है। ये भी इग्नोर होगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स इग्नोर होंगे। और ये 8% मत निकाल देना इंटरेस्ट के नाम पे, ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ठीक है। शेयर्स है ना, शेयर्स के साथ जो इंटरेस्ट होता है ये डिविडेंड का होता है, इसका नहीं होता इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा, 10% डिवेंचर्स 50,000, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना आएगा, 50,000 का 10%, यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकाल दिया मैंने। और लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक निकाल दिया, ठीक है, ये तो गिवन है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक जो था ना, वो 50,000 था, और ये जो 5,000 था ना, वो इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 5,000 था, और लॉन्ग टर्म लोन जो थे, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ये था 50,000, ठीक है। मैं एक आइटम लिखी नहीं, ये यहाँ लिख दी 50,000, तो ये काम का है। अच्छा, टैक्स काम का है। टैक्स इसलिए काम का है क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ये होती है कि मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर उसमें से मैं इंटरेस्ट काट दूं और फिर मैं टैक्स भी काट दूं, तब मेरे पास आता है नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर मेरे पास क्या था, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो बिफोर में से अगर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों कट गया तो आफ्टर निकल के आ जाएगा। तो ये मुझे चाहिए, ये मेरे को नहीं पता, इसको मैंने मान लिया एक्स। इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, 5,000 रुपये ये वाला, ठीक है, डिबेंचर्स का 5,000, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 5,000 ये वाला। तो 5,000 प्लस 5,000 टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स पे 10,000। तो ये 10,000 यहाँ आएगा, माइनस टैक्स ये गिवन है 9,000 ये यहाँ आएगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 75,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में एक्स आ जाएगा, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 19,000 है ना नेगेटिव, उधर जाके ऐड कर दो। तो 75,000 में ऐड कर दो 19,000 रुपये, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94,000 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 94,000, ये हमने यूज़ करना है फॉर्मूला में। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखा मैंने। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी अभी हमने निकाला 94,000, ये ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 5,000 डिबेंचर्स का था, 5,000 दूसरे का था लोन का, तो टोटल 10,000 हो जाएगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ये एक जीरो नीचे मतलब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो 9.4 टाइम्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर क्या आता है, टाइम्स में। ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब तक बाकी रेशियो जितनी थी 1:1 वाली थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर था टाइम्स में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रेशियो को। देखो भाई, तो ये अपनी लास्ट रेशियो है इस कैटेगरी में, सॉल्वेंसी रेशियो की आखिरी टाइप की रेशियो पे हम लोग आ गए। तो कह रहे हैं कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो जैसे कि आपको नेम गिवन है, नेम जैसा सजेस्ट कर रहा है वही हमारा फॉर्मूला, डेट अपॉन में डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आपको डेट पता है, वही जो पुराने रूल से, डेट का मतलब क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था, डेट प्लस इक्विटी, जो पुरानी चीज़ें थी। अब देखो आपको पहला क्वेश्चन जो गिवन है इस कैटेगरी का, क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी रिजर्व की तरह ट्रीट होता है फॉर्मूलाज में, और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको सेपरेटली भी गिवन है, और ये लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन है। याद रखना, लोन के साथ ये जो 9% लिखा होता है ये इंटरेस्ट होता है, और प्रेफरेंस शेयर के साथ ये जो 10% लिखा होता है ये डिविडेंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, इवन वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो रजिस्टर पे मैं ये सारी डिटेल्स लिखता हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको डिटेल्स गिवन है, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस इक्विटी दो तरह की गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है। तो मैं ना सीधा यहाँ पर इक्विटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। इक्विटी क्या होता है हमारा, इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं उसका एक फॉर्मूला लिखूंगा और उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये जो बहुत सारी डिटेल्स है कैसे फिल करेंगे। बहुत ध्यान से फिल करना है, एक बेसिक मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर मैं लिखूंगा प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद मैंने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिखी यहाँ से देख के 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने यहाँ से देख के लिखी 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस मेरे को गिवन है यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। 2 लाख का यहाँ पे गिवन है। अब एक गलती ये होती है कि बच्चे ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से यहाँ पर लिख के ऐड करते हैं। आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना देखो सारे रिजर्व्स ऑलरेडी एडेड है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इस 2 लाख में ऑलरेडी एडेड है। तो क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें एडेड है, तो आपको ये जो अलग से गिवन है इसको आपने प्योरली इग्नोर करना है, ठीक है। इसको कहीं पर भी आपने नहीं लिखना है अपने आंसर में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। तो 15 + 5 20 + 2 22 लाख, ठीक है। तो मेरे पास इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स कितना आ जाएगा, 22 लाख। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट्स क्वेश्चन में एक ही गिवन है, यही एक ही डेटा गिवन है, लोन फ्रॉम IDBI, तो यही अपना डेट हो जाएगा। तो अपने पास डेट कितना हो जाएगा, एक ही आइटम जो गिवन है ये अपनी डेट हो जाएगी, 30 लाख रुपए की डेट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला ही यही है, ठीक है। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट कितनी है, ये 30 लाख, इक्विटी कितनी है, ये अभी अभी निकाली 22 लाख। तो इनको ऐड कर दोगे ये कितना आएगा, 52 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये मैं पूरा लिख देता हूँ जैसे आप एग्जाम में लिखोगे। अच्छा, ये कैपिटल एल वगैरह मैं समझा रहा हूँ तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर इस फॉर्मेट में लिखना है 000 इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 52 लाख। इसके बाद जस्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारी रेशियो का नाम क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूला लिखा ये हो जाएगा, डेट ऊपर जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे ही लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड
नीचे, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वैल्यूज रिप्लेस करो। डेट कितनी है भाई 30 लाख, तो ये 30 लाख ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 52 लाख रुपीस। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये 3 0 से 3 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, तो ये 30 आ रहा है 52, ठीक है। तो ये 3 के टेबल से तो नहीं जा रहा है क्योंकि नीचे देखो 5 + 2 7 होता है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आ रहा, 2 से जा रहा है, 15/26, ठीक है, 15/26। अब जरा अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा आपका 0.58:1, ठीक है, 0.58:1। तो ये आपका लाइक आंसर हो जाएगा। तो ये जूम आउट करके मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन शो कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार ही इसको अपना नोट डाउन कर लो रजिस्टर पे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही रेशियो पूछ रहा है, लेकिन अब की बार डेटा आपको डिफरेंट गिवन है। टोटल डेट्स गिवन है, टोटल डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, ठीक है, दोनों एडेड है इसमें। करंट एसेट्स गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है, और साथ साथ वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल कभी भी किसी काम नहीं आती अनलेस आपको इसका फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल बना कैसे, निकला कैसे था, जो उसका फॉर्मूला था वो हमें पता होना चाहिए। तो गिवन इंफॉर्मेशन को मैं रजिस्टर पे लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो, मेरी नज़र सबसे पहले देखो, मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी। सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ रही है ना, वो पड़ रही है वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट में देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, और मेरे को लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए, तो मुझे टोटल डेट्स गिवन है, तो मतलब कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखूंगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल के नीचे लिखो ये 5 लाख रुपीज़, ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए यहाँ लिखे। करंट एसेट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 25 लाख रुपीज़ माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5 लाख इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 25 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आप पे टोटल डेट्स गिवन है, तो टोटल डेट्स बनते कैसे भाई, टोटल डेट्स बनते कैसे जरा सोचो। टोटल डेट्स मतलब कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, शॉर्ट टर्म का कर्जा भी, लॉन्ग टर्म का भी कर्जा। तो टोटल डेट्स बनते हैं करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे भी लिख लो, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेट्स लिख लो। नॉन करंट लायबिलिटी की जगह आप लॉन्ग टर्म डेट्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल डेट्स मैंने लिखी 60 लाख, करंट लायबिलिटी मैंने देखा ऊपर से कितनी है 20 लाख, प्लस ये मेरी लॉन्ग टर्म डेट्स है जिसको मैं नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 20 लाख उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 40 लाख रुपीज़ की आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास काफ़ी सारा डेटा आ गया। अब आपको देखो, जो हम रेशो निकाल रहे हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ना इक्विटी भी चाहिए, तो मुझे इक्विटी नहीं दिख रही, तो अब इक्विटी निकालनी है। तो अब इक्विटी कैसे निकलेगी भाई, तो इक्विटी निकालते हैं, बहुत बढ़िया रफ बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने आपको हमेशा ये रफ बैलेंस शीट सिखाई है, तो यहाँ मैं एक रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और रफ बैलेंस शीट मतलब वर्किंग नोट भी नहीं, रफ बैलेंस शीट मतलब ये वर्किंग नोट का पार्ट भी नहीं है। तो इधर लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये दो चीज़ें होती हैं इधर, ठीक है। अगर आप शुरुआत से मेरे को ही फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रफ बैलेंस शीट से बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। इधर आएगा इक्विटी प्लस यहाँ पे या तो टोटल डेट लिख लो, ठीक है, या फिर खाली डेट लिख लो, खाली डेट मतलब लॉन्ग टर्म वाली होती है, प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें और यहाँ पे ये 2 चीज़ें, इनका टोटल क्या आता है, इक्वल आता है। तो अब आप देखो क्वेश्चन में, देखो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स हमें गिवन है, तो नॉन करंट एसेट्स में यहाँ से देखी 95 लाख, करंट एसेट्स मैंने यहाँ से देख ली 25 लाख, तो ये आ गया 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख या फिर 120 लाख। तो यहाँ पे लिख दिया 120 लाख या 1 करोड़ 20 लाख, कुछ भी समझ लो। करंट लायबिलिटी मैंने ये निकाली है 20 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे 40 लाख, ठीक है, ये मैंने निकाला था, तो यहाँ से मैं देख के लॉन्ग टर्म डेट्स लिख लूँगा 40 लाख रुपीज़। तो अब आपके पास ये मिसिंग फिगर नहीं हो गया, मिसिंग फिगर कह लो, बैलेंसिंग फिगर कह लो, तो आपके पास इक्विटी नहीं आ जाएगा। देखो ना, यहाँ पर मान लो ये एक्स है, तो इसमें क्या ऐड करें, देखो एक्स प्लस 40 लाख प्लस 20 लाख इज इक्वल टू 120 लाख, तो मतलब 120 लाख में से आपको 60 लाख सब्ट्रैक्ट करने, आप पे इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ से रफ बैलेंस शीट से ये जो मैंने डिराइव किया ना, ये फॉर्मूला मैं अपने फेयर वर्क में नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से देखकर
बैलेंस शीट से देखकर यहाँ पे एक फेयर में फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। आप चाहो तो इक्विटी प्लस खाली टोटल डेट्स लिख लो, बट मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। इन दोनों का टोटल ही तो 120 था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आएगा 95 लाख, ये आएगा 25 लाख, करंट लाइबिलिटी 20 लाख और डेट में आएगा 40 लाख और इक्विटी की जगह इक्विटी लिख दो। बेसिकली यार हुआ क्या है, ये बैलेंस शीट आपने बना ली ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप एग्जाम में फटाफट से डिराइव कर लोगे। और मैं तो देखो साफ साफ बना रहा हूँ, आप तो बहुत शॉर्ट में बना सकते हो, कैसी भी लैंग्वेज में रफ में बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इक्विटी निकाल लेता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें उधर आके सब्ट्रैक्ट होंगी और मेरा आंसर आएगा 60 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर इक्विटी का। तो अब आप देखो भाई, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई, इक्विटी पता चल गया और ये अपने पास नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर डेट पता चल गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी। मैं बिल्कुल खोल खोल के क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विटी अपना 60 लाख, डेट अपना 40 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया भाई, पूरा 1 करोड़, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपीस का हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया और हमारे पास डेट भी आ गया, ठीक है। डेट आ गया तो अब रेशो निकालते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेशो निकालनी। तो यहां मैं लिख देता हूं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो डेट की जगह मैं लिख देता हूं 40 लैक्स और नीचे लिख देता हूं 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। अब इसको सॉल्व करना समझते हैं ज़रा भाई, सॉल्व करते तो 40 लैक्स को मैं लिखता हूँ 2 ऐसे, ठीक है। और 1 करोड़ में पता है कितनी जीरो होती है, 7 जीरो। 1 करोड़ में होती है 7 जीरो, ये याद कर लेना, 2 2 4 और 1 ये 3 7, ठीक है। तो ये 3 से 3 गई, ये 2 से 2 गई, 1 से 1 गई, तो 4/10 यानी कि 0.4:1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको एक बार जूम आउट करके सारा सोल्यूशन शो कर देता हूं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो दे दिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना यार किसी भी रेशो में आ सकता है। अब हम तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में कर रहे हैं, किसी भी रेशो में आ सकता है। तो आपने रटना नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, तभी आपसे सॉल्व होगा, समझोगे तभी सॉल्व होगा। कह रहा है स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। तो इंप्रूव रिड्यूस की जगह इंक्रीज डिक्रीज भी लिखा हुआ आ सकता है, वो भी इसी क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। तो अपने पास 4 केसेस हैं, तो एक एक केस का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी गिवन रेशियो पे, वो हमारे को समझना है, ठीक है। तो रजिस्टर पे एक एक करके सारे रेशियोज को, मतलब सारे केसेस को समझते हैं कि रेशियोज पर क्या इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, तो आप आंसर देखो, गिवन रेशियो क्या है, 0.4:1। 0.4:1 को मैंने लिखा है 4 लाख अपॉन 10 लाख, ठीक है। मैंने जान के 4 लाख अपॉन 10 लाख लिया है। 40,000 अपॉन 1 लाख भी ले सकते हैं, बट वो मत लेना क्योंकि क्वेश्चंस में जो फिगर्स गिवन है वो लाखों में गिवन है, ठीक है। तो आप बड़ा नंबर लो, ठीक है। तो 4 लाख अपॉन 10 लाख मैंने लिया। ये क्या मतलब है भाई, अगर किसी को ये भी नहीं समझा तो इसका मतलब क्या है, 0 देखो, अगर मैंने लिखा 4 लाख, ठीक है, देखो यहां पर मैंने लिखा 4 लाख और नीचे लिखा मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को 10 लाख मान लिया, मैंने एज्यूम किया ये नंबर्स। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कटी, तो मेरा आंसर है 4/10। तो 4/10 भी तो 0.4:1 के ही बराबर है। तो मतलब जो उन्होंने आंसर दिया है ना, उसको मैंने फिगर्स में, रुपीज में कन्वर्ट करा है अपने आप, ठीक है। 40,000 अपॉन 1 लाख भी ले सकते हो, 4 लाख अपॉन 10 लाख भी ले सकते हो, 4 करोड़ अपॉन 10 करोड़ भी ले सकते हो, ठीक है। 40,000 वाली फिगर मैंने मना किया है लेने को, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लाखों में है फिगर, ये वाली 50,000 है, बाद में आपको 4th एंट्री में फिगर ज्यादा बड़ी गिवन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैंने 4 लाख अपॉन 10 लाख लिया है। तो अब आपको देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझना, इफेक्ट क्या होगा। पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताऊंगा, फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारी रेशियो में इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं सेल ऑफ मशीनरी एट ए लॉस ऑफ 50,000। तो अगर आपने मशीनरी बेची तो आपकी एक तो फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कहाँ जाएगी, नॉन करंट एसेट में जाएगी। ये कहाँ जाएगी, नॉन करंट एसेट में जाएगी। और नुकसान हो गया, ठीक है, नुकसान हो गया, तो नुकसान का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेगेटिव, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाते हैं,
इक्विटी की हेडिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्ट यहाँ आएगा। और मशीनरी बेचिए, चाहे प्रॉफिट पे बेचो चाहे लॉस पे बेचो, कुछ पैसा तो मिलेगा, कैश तो आएगा। तो कैश कहाँ जाता है? करंट एसेट में जाता है। तो करंट एसेट हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये तो आपके पास ऊपर की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो गया। अब हम समझते हैं कि हमारे इस पे कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारे इस पे कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको जो 3 बातें बताई इस ट्रांजैक्शन की, इसमें कर्जा तो कहीं नहीं है, डेट तो कहीं नहीं है, तो न्यूमरेटर में कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कर्जा कहीं नहीं है तो न्यूमरेटर में कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि न्यूमरेटर ऑफ द रेशियो इज 4 लाख, जो सेम था ऊपर। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे बनता है भाई? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड में इक्विटी और डेट दोनों जुड़े होते हैं। तो यहां पर करंट एसेट भी कहीं नहीं आ रही, ठीक है, और नॉन करंट एसेट भी कहीं नहीं आ रही। इन दोनों का तो कुछ हिसाब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा इक्विटी है और इक्विटी मेरी कम होगी क्योंकि लॉस हुआ है, नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी मेरी कम होगी। तो कितने से कम होगी? जितने का नुकसान है, 50,000 का नुकसान है। तो इक्विटी मेरी 10 लाख से गिर जाएगी, 50,000 रुपए से गिर जाएगी। तो नीचे मेरा 9,50,000 की कैपिटल इंप्लॉयड रह जाएगी क्योंकि इक्विटी मेरी गिर गई। तो ये इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा मेरी गिवन रेशियो पे। तो 4 लाख अपॉन 9,50,000 अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर छोड़ोगे, अगर आप सॉल्व करोगे 40/95 का जो आंसर आएगा ना, आप पूरा सॉल्व कर लो चाहे आधा सॉल्व कर लो, 0.4 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो रेशियो विल इंप्रूव, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखोगे? रेशियो विल इंप्रूव। ये सब नहीं करके दिखाना, ये जो मैं करके दिखा रहा हूं ये तो समझा के दिखा रहा हूं। एग्जाम में क्या लिखना? रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज द अबव ट्रांजैक्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑन डेट बट इट विल रिड्यूस द इक्विटी, देयरफॉर इट विल रिड्यूस द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लैंग्वेज आपको आंसर में लिखनी है। ये लैंग्वेज आप सुन लो, ठीक है, पीछे जाके दोबारा से सुन लो कि डेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये मेरी रिड्यूस हो रही है क्योंकि इक्विटी मेरी रिड्यूस हो रही है, इसलिए जो है रेशो बढ़ जाएगी। और क्यों होगा ऐसा? तो मैथमेटिकली मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आप 40/95 को कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर 0.4 से ज्यादा आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मैं स्टॉक खरीदा है ऑन अ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है और सिर्फ 2 महीने का उधार है। तो आप ध्यान से देखो, स्टॉक खरीदा है तो मेरी करंट एसेट बढ़ जाएंगी, ठीक है, मेरी करंट एसेट बढ़ जाएंगी। और उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर क्रिएट होंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी भी मेरी बढ़ जाएगी। तो हमारे को रेशियो कौन सी देखनी है? हमें तो रेशियो देखनी है डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका दोनों का करंट एसेट डेट में नहीं आती, करंट लायबिलिटी डेट में नहीं आती। डेट मतलब लॉन्ग टर्म, ये मतलब होता है लॉन्ग टर्म, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं है, तो न्यूमरेटर आपका 4 लाख रहेगा और इक्विटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो डिनोमिनेटर आपका 10 लाख आएगा। तो आपका आंसर तो वही आ गया जो हमने एज्यूम किया था, जो गिवन है। तो यहां पर लिख देना नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो क्लियर लिख देना है एग्जाम्पल आंसर में अपने कि द अबव ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, सो द रेशियो विल नॉट चेंज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहे कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आपको आए चाहे कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स या क्वेश्चन आपको आए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, खाली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मतलब डिवेंचर्स को पे बैक करा जा रहा है। मान के चलना, इसको हम क्या मान के चलते हैं? हम इसको मान के चलते हैं करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, एक मिनट, ये लायबिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, LI, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं। तो अगर आपको आ जाए कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये होती है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, तो इसको हम मानते हैं करंट लायबिलिटी। तो अगर मेरे डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, जो अपना ट्रांजैक्शन है पहले उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। तो अगर मेरे डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो करंट लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आया समझ। तो अब हम अपनी रेशियो पे देखते हैं। तो रेशियो अपनी क्या है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करंट लायबिलिटी का कम होने का डेट पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि डेट अपनी लॉन्ग टर्म वाली है, डेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डेट आपकी 4 लाख ले लो जो हम शुरुआत से एज्यूम कर रहे हैं। इक्विटी बढ़ जाएगी। इक्विटी पहले कितनी थी? मतलब इसमें देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट प्लस इक्विटी था ना, डेट प्लस इक्विटी था। तो पहले ये 10 लाख थी, अब अगर इक्विटी बढ़ेगी 5 लाख रुपए से, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगी
5 लाख रुपए से, ये इक्विटी बढ़ेगी ना 5 लाख से ये वाली, तो अपने अपने आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगी। तो 4 लाख अपॉन में 15 लाख होगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व अगर करोगे तो आपका जो आंसर है, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन का आंसर कम आता है, तो आपका आंसर आएगा रिड्यूस। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये बोलना है द रेशियो विल रिड्यूस बिकॉज करंट लायबिलिटी हैज डिक्रीज बट इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी हैज इंक्रीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिख देना है कि इक्विटी बढ़ी है बट करंट लायबिलिटी कम हुई है, और करंट लायबिलिटी का कम होने का कहीं पर भी हमारे रेशियो में, गिवन रेशियो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको आंसर जो है लैंग्वेज में लिखना है। ये मैथ्स जो मैं कर रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन समझा रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं करके आनी है, एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, और क्लैरिटी के लिए एक बार बुक में अपनी इलस्ट्रेशंस देख लो, इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन की, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कह रहा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर 4 लाख। ठीक है, तो मैंने कुछ खरीदा है तो मेरी नॉन करंट एसेट बढ़ जाएंगी। ठीक है, नॉन करंट एसेट मेरी बढ़ जाएंगी। ठीक है, और फिर कह रहे हो ना लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का आप ये मतलब समझो कि उधार पे लाए हैं, लंबे समय का उधार चढ़ा लिया फर्म ने, तो लंबे समय का उधार का मतलब होता है डेट बढ़ गई, डेट बढ़ गई। ठीक है, डेट बढ़ गई तो मेरा नीचे क्या है, डेट अप प्लस इक्विटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना नीचे, मेरा फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नीचे मैंने क्या लिखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मेरी डेट बढ़ गई तो नीचे मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डेट ऊपर भी है न्यूमरेटर में भी है और डेट नीचे है डिनोमिनेटर में भी है। तो मेरा क्या आंसर होगा भाई, पहले क्या थी रेशियो, 4 लाख अपॉन 10 लाख थी, और कितने से बढ़ेगी डेट, 4 लाख से, तो डेट भी 4 लाख से ऊपर बढ़ेगी और नीचे भी डेट का इफेक्ट आएगा। तो आपके पास डिवीजन करके देखना कि क्या हो रहा है, आंसर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो जैसे 8 लाख अपॉन 14 लाख, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपका आंसर 0.4 से ज्यादा होगा। आपको कंपेयर किससे करना है, जो ओरिजिनल रेशियो उन्होंने क्वेश्चन में दिया, ओरिजिनल रेशियो उन्होंने क्वेश्चन में दिया 0.4:1। तो आपका जो आंसर आएगा ना, इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना। एग्जाम में तो भाई हाथ से ही करना पड़ेगा, अभी के लिए समझने के लिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना। इसका जो आंसर है 0.4 से ज्यादा आएगा, तो जो हमारी रेशियो है वो इंप्रूव कर जाएगी। आई बात समझ में। और इसका आंसर भी आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, कि डेट बढ़ गई है। ठीक है, आपको ये बताना कि डेट बढ़ गई है, तो डेट बढ़ेगी तो न्यूमरेटर में भी चेंज आएगा इंक्रीज का, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेरी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, इसलिए रेशियो विल इंप्रूव। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये जूम आउट करके मैंने आपको चारों पॉइंट्स का आंसर एक साथ दिखा दिया। तो सॉल्वेंसी रेशियोज में मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा एक्टिविटी / टर्नओवर रेशियोज।